नमस्ते दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स डायरिया या दस्त ये कंप्लेंट लेके अभी आने वाले हैं। और उसमें भी जो एक्यूट डायरिया है ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो बारिश के सीज़न में पेशेंट लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम एक्यूट डायरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए। और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक्यूट डायरिया है ये जानने से पहले हमें जो डायरिया है उसकी डेफिनेशन क्या है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो डायरिया की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि इट इज़ पैसेज ऑफ एबनॉर्मली लिक्विड और अनफॉर्म्ड स्टूल्स विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो फीसिस है या जो हमारी संडास है वो कैसी रहती है, वो एबनॉर्मली लिक्विड मतलब थोड़ी सी पतली रहती है और अनफॉर्म्ड रहती है, मतलब पूरी तरह से वो बनी हुई नहीं रहती है। और इट कम्स विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें बार बार जो पेशेंट है उसे बार बार संडास होती है। तो अभी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो है मोर देन 3 टाइम्स। एक दिन में अगर पेशेंट को 3 से ज़्यादा बार अगर पतली संडास हो रही है या क्वांटिटी में अगर देखेंगे तो मोर देन 400 ग्राम्स, अगर 400 ग्राम्स से ज़्यादा अगर पेशेंट को एक दिन में संडास हो रही है और पतली हो रही है तो हम उसे डायरिया कहते हैं। प्रैक्टिकली हम पेशेंट की जो फीसिस है उसकी क्वांटिटी तो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें पेशेंट बताता है। तो अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे 3 से ज़्यादा बार दिन में जाना पड़ता है और मुझे अगर पतली संडास हो रही है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को डायरिया हो गया है। तो दोस्तों, अब ये जो डायरिया है इसे 3 इसमें क्लासिफाई किया जाता है, एक्यूट, परसिस्टेंट और क्रोनिक। अगर जो डायरिया है उसका जो सिम्टम है वो अगर लेस देन 2 वीक्स है, 2 हफ्ते से कम है, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक्यूट डायरिया है। अगर 2 to 4 वीक्स है तो हम कहते हैं कि ये परसिस्टेंट डायरिया है। और अगर मोर देन 4 वीक्स है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्रोनिक डायरिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम एक्यूट डायरिया देखने वाले हैं। अब ये जो डायरिया है इसके कॉजेज़ क्या है, तो मोर देन 90% इसके जो कॉजेज़ है वो है इट इज़ ड्यू टू इन्फेक्शन। और जो लेस देन 10% है वो आते हैं अदर कॉजेज़। तो इन्फेक्शन में क्या है, तो मोस्ट जो कॉमन इसमें देखा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर वायरस के कारण भी डायरिया हो सकता है। तो बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जैसे ई कोलाई, विब्रियो कॉलरी या फिर कैम्पाइलोबैक्टर। प्रोटोजोआ में कौन से आते हैं, मोस्ट कॉमन जो है वो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, मतलब एमीबियासिस। और जो वायरसेस है उसमें आते हैं जैसे रोटा वायरस। तो इस प्रकार बैक्टीरिया, प्रोटोजोल या फिर वायरस के कारण भी डायरिया हो सकता है। तो जो अदर कॉजेस है इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है ड्रग्स, जैसे हमारे लैक्सेटिव्स हो गए, या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। दूसरे इसमें कॉज है कुछ पॉइजन्स है उसके कारण भी डायरिया हो सकता है, जैसे ओपी पॉइजनिंग है या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग है, इसमें डायरिया हो सकता है। ये कभी कभी एलर्जी के कारण भी डायरिया हो सकता है, या इस्केमिक कोलाइटिस करके एक चीज़ रहती है जिसमें कोलोन का इन्फेक्शन इस्कीमिया होता है, तो उसमें भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है। तो जो 90% मतलब मैक्सिमम जो डायरिया का जो रीज़न है वो है इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन है ये पेशेंट को कैसे होता है, तो वो होता है फीको ओरल रूट से। इसका मतलब क्या है
कि जो भी हम खाना खाते हैं या फिर हम जो पानी पीते हैं वो अगर ह्यूमंस या एनिमल्स इनके अगर फीसिस से वो अगर कंटेमिनेट हो गए हैं और उसमें अगर बैक्टीरिया या प्रोटोजोल या वायरसेस आ गए हैं और वही जो गंदा पानी या खाना हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में अगर चला गया तो हमें डायरिया होता है। तो ये है इसका रीज़न। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम हो गई या फिर जो हमारे नॉन इम्यून डिफेंसेस रहते हैं जैसे हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी रहती है या हमारे इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है वो अगर डिस्टर्ब हो गया या हमारी जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो अगर कम हो गई तो ये जो डायरिया है ये होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डायरिया है ये प्रेजेंट कैसे करता है। तो ये जो डायरिया है इसे हमें पता है कि इसमें पेशेंट को पतली संडास होती है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी रहते हैं और ये सिम्टम्स जो रहते हैं इससे हमें फिर पेशेंट की जो डिसीज़ है उसके सीवियरिटी का पता चल सकता है। तो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है या उसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है या उसे फीवर हो सकता है या उसे डिसेंट्री हो सकती है। तो डिसेंट्री का मतलब क्या है कि जो लूज मोशंस है उसमें कभी कभी ब्लड भी आता है, तो इसे कहते हैं डिसेंट्री। तो अगर हमने सीवियरिटी का एक अगर ऐसा स्केल निकाला तो हम देखेंगे कि जो कम सीवियर है वो है वाटरी डायरिया। अगर पानी जैसा पेशेंट को संडास हो रही है तो वो कम सीवियर है। अगर उसके साथ पेशेंट को वोमिटिंग है तो थोड़ा डिसीज़ का जो सीवियरिटी है वो अभी बढ़ गया है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, इसका मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइन है उसके जो वॉल्स है वो भी अभी इन्फेक्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर साथ में पेशेंट को फीवर है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है और पेशेंट के अगर इसमें स्टूल्स में अगर ब्लड आना शुरू हो गया है, मतलब डिसेंट्री हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और ऐसे पेशेंट को फिर हमें एडमिट करके ट्रीट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये जो डायरिया है इसकी एक रूपरेखा देखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डायरिया है इसे मैनेज करने का प्रोटोकॉल क्या रहता है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये जो डायरिया का पेशेंट है इसके मैनेजमेंट का एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं और साथ में ही उसका हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि पेशेंट का जो डायरिया है वो होने का जो रीज़न है वो नॉन इन्फेक्शियस है या फिर इन्फेक्शियस है। ये जो चीज़ है हमें हिस्ट्री और एक फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता चल जाती है। अगर पेशेंट का जो डायरिया है उसका कॉज अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो हम उसके हिसाब से उसे मैनेज करेंगे, और अगर पेशेंट का जो डायरिया का कॉज है वो अगर इन्फेक्शियस है, जो हमने देखा कि 90% जो कॉज है डायरिया का वो इन्फेक्शियस ही रहता है, तो ऐसे इसमें हम फिर ये देखते हैं कि उसका जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड है कि मॉडरेट है या फिर सीवियर है। अब ये जो डायरिया है ये माइल्ड है कि मॉडरेट है कि ये सीवियर है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो कैसी है। अगर पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसके रोज़ के काम वो आराम से कर सक रहा है या बहुत ही मामूली सी थकान उसको है, तो हम उसे कहेंगे कि ये माइल्ड डायरिया है। अगर उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो ऑल्टर्ड हो गई है, मतलब जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सक रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो गई है, तो ये जो डायरिया है फिर ये मॉडरेट में आता है। अगर उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो एकदम रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है, उसे इतनी ज़्यादा थकान है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सक रहा है, वो सिर्फ बेड से संडास की तरफ जाना और वहाँ से वापस आना इतना ही वो कर सक रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये सीवियर डायरिया है।
अब ये जो तीनों टाइप के जो डायरिया है इसे हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये तीनों डायरिया में बहुत ही कॉमन है जो हम सब डायरिया में देखना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट। अब ये जो तीनों डायरिया है उनके सीवियरिटी के हिसाब से हमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अगर पेशेंट को माइल्ड डायरिया है, वो खाना खा सक रहा है, तो हम उसे नॉर्मल खाना खाने के लिए कहते हैं। अगर पेशेंट को मॉडरेट टाइप का डायरिया है तो हम उसे ओरल लिक्विड्स ज़्यादा लेने के लिए बोलेंगे, साथ में हम उसे ORS भी लेने के लिए बोल सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर टाइप का डायरिया है तो फिर हमें उसे IV फ्लूइड्स देने का भी काम पड़ सकता है। तो ये जो तीनों टाइप के जो डायरिया है इसमें हमें ये जो चीज़ है ये एक कॉमन है, और वो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, जो डायरिया के सीवियरिटी के हिसाब से हम उसे हम रिप्लेस करते हैं। अब हम आते हैं कि अगर ठीक है, हम पहले सीवियर डायरिया देखते हैं। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर डायरिया है तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो उसे एम्पिरिकल ट्रीटमेंट चालू करना है। और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे पेशेंट को, हम उसे मेट्रोनिडाज़ोल, मेट्रोजिल ये ड्रग देंगे, और साथ में कोई भी क्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, ये हम पेशेंट को एम्पिरिकली चालू कर देंगे। और साथ में उसके जो स्टूल्स है वो स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए हम उसका जो सैंपल है वो भेजेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो स्टूल माइक्रोस्कोपी है, एक तो पेशेंट ये जो हमारी ट्रीटमेंट है उससे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हुआ और हमें अगर स्टूल माइक्रोस्कोपी में कोई पैथोजन अगर मिल गया तो फिर हम उसके प्रकार से उसका अगला मैनेजमेंट करते हैं। जिस प्रकार से पैथोजन है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ये हो गया सीवियर डायरिया का मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को मॉडरेट टाइप का डायरिया है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 चीज़ें देखेंगे। पेशेंट को फीवर है क्या, या पेशेंट को ब्लडी स्टूल्स है क्या, उसके मतलब डायरिया संडास में ब्लड जा रहा है क्या, या फिर पेशेंट एल्डरली है क्या, बुजुर्ग पेशेंट है क्या, या फिर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है क्या। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब पेशेंट को मैलिग्नेंसी रह सकती है, उससे कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स चालू रह सकते हैं, स्टीरॉइड्स चालू रह सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं। तो ये अगर 4 में से कोई भी कंडीशन है कि नहीं ये हमें देखना है। अगर इसमें से कोई कंडीशन नहीं है तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, फिर उसे हम एंटी डायरियल ड्रग्स देते हैं। और अगर ये जो पेशेंट है उसको अगर ये चारों में से कोई कंडीशन अगर है तो हम क्या करेंगे कि ये जो पेशेंट है फिर हम इसे सिप्रोफ्लॉक्सेसिन या कोई भी क्विनोलोन ये ड्रग चालू कर देंगे, और साथ में उसका जो स्टूल है उसका जो सैंपल है वो स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए भेज देंगे। अगर हमने पेशेंट को एंटी डायरियल ड्रग्स चालू कर दिए हैं तो आइदर उसका जो डायरिया है वो क्योर हो जाएगा या उसका जो डायरिया है वो परसिस्ट रहेगा। अगर उसका डायरिया अगर परसिस्ट रहता है तो यहाँ पे फिर हमने पेशेंट को मेट्रोनिडाज़ोल ये चालू करना है, और साथ में उसका जो सैंपल है वो स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए भेज देना है। तो इस प्रकार जो मॉडरेट डायरिया है इसका मैनेजमेंट करने का ये एल्गोरिथम है। अगर पेशेंट को माइल्ड डायरिया है तो हम क्या करते हैं, हम ये पेशेंट को सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे टाइप का जो डायरिया रहता है वो जनरली सेल्फ रिजॉल्विंग रहता है, ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस के कारण होता है। हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि आइदर उसका जो डायरिया है वो क्योर हो जाएगा, या फिर अगर उसका डायरिया अगर परसिस्ट करता है, कम नहीं होता है, तो यहाँ पे भी हम पेशेंट को फिर मेट्रोनिडाज़ोल ये हम पेशेंट को एम्पिरिकली चालू कर देंगे,
और साथ में उसका जो सैंपल है वो हम स्टूल माइक्रोस्कोपी के लिए भेज देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अगर पेशेंट हमारे पास एक्यूट डायरिया लेके आता है तो उसे मैनेज करने का ये एक एल्गोरिदम है, ये एक गाइडलाइन है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो पेशेंट है वो इसी प्रकार मैनेज किया जाए। जो पेशेंट्स है वो साथ में अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग सीवियरिटी के साथ लेके आते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा हमारा जो ट्रीटमेंट है उसे मॉडिफाई करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक गाइडलाइन है, ये एक एल्गोरिदम है कि जो एक्यूट डायरिया का जो पेशेंट है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है इससे आपको एक्यूट डायरिया जो है इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आज का जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।